रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी और हर बार अपवादों को छोड़कर लगभग हर बार चुनाव में पराजय। इन हालातों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नए तरीके की गुटबाजी और विद्रोह को शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तो राजनीतिक विश्लेषक और सत्ताधारी दल और अन्य दल जो राजनीति करते हैं उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस अब रेलेवेंट नहीं है, उसकी रेलेवेंसी नहीं बची है राजनीति में। बहुत सारे लोगों ने तो ये सलाह दे दी कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए कांग्रेस की संरचना की थी, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस तो इलीगल रूप से अभी चलाई जा रही है। बहुत सारे, जितने मुंह उतनी बातें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है। इन्हीं झंझावतों के बीच आज राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने अपना चिंतन शिविर शुरू किया। इस चिंतन शिविर में बहुत खरी खरी बातें हुई। जिनके हाथ में इस वक्त कांग्रेस की कमान है, यानी सोनिया गांधी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमको कांग्रेस के लिए जीना है। कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दे दिया, अब हमें कांग्रेस को देना है। मंथन में आज बात चिंतन या चिंता। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। अब वक्त है कर्ज उतारने का। कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ये कह रही हैं उदयपुर के चिंतन शिविर में कि कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि बहुत हो गया, बहुत भोग ली सत्ता, बहुत लाल बत्ती का आनंद ले लिया, बड़े बड़े पदों पर रह लिए, बड़े बड़े ओहदेदार हैं कांग्रेस में। कांग्रेस एक लंबे समय तक इस देश में सत्ता पर रही और एक बार फिर 10 साल तो सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तो एक बार फिर जब लगा कि कांग्रेस मिट गई है, मर गई है, खत्म हो गई है, उस वक्त सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के अभियान शाइनिंग इंडिया की हवा निकाल दी थी। इस बार भी कांग्रेसियों को उदयपुर के चिंतन शिविर से ये उम्मीद है कि शायद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रथ, जो प्रचंड रथ तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है, उन्हें उम्मीद है, उन्हें आस बंधी है कि सोनिया गांधी का नेतृत्व या उनके द्वारा जो उन्होंने आज ये कहा है कि हमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब वक्त कर्ज उतारने का है, तो उनके इस वाक्य से कांग्रेस में एक नई चेतना आ सकती है, ऐसा तमाम कांग्रेसियों का मानना है। सत्ता जाते ही कांग्रेस में अक्सर ये देखा गया है कि चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तव में चिंतन मंथन ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर सही मायने में कांग्रेस जन चिंता करने लगे, अगर परिवार में कोई कुछ गड़बड़ होती तो उसका मुखिया चिंता करता है और फिर वो चिंता वो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रांसफर करता है और फिर वो समस्या हल हो जाती है। मुझे लगता है चिंतन से बेहतर ही है। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत बड़े काबिल लोग हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोग ये कह सकते हैं कि भाई चिंतन हम लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें चिंता की ज़रूरत है। वो चिंता करें अपने दल की कि इतना पुराना दल कैसे सरवाइव करेगा आगे और किस तरीके से। अभी 2 राज्यों में अभी चुनाव हैं, गुजरात
और आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, और अगले साल भी बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं अगले साल। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह दौर। 2024 से पहले कांग्रेस के लिए एक तरीके से ये अग्नि परीक्षा है। उदयपुर मंथन जो चिंतन हो रहा है, हमारा कार्यक्रम भी मंथन है और कांग्रेस भी मंथन और चिंतन कर रही है। इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए एक राहुल गांधी दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन से निकले और वो और उनके साथी ट्रेन से उदयपुर पहुंचे। सबसे बड़ा ये सवाल है कि एक के बाद एक कई राज्यों में चुनावी हार के बाद पस्त हो चुकी कांग्रेस को क्या ये उदयपुर का 3 दिवसीय चिंतन शिविर एक नई संजीवनी देगा? ये बड़ा सवाल है। और ईमानदारी से क्या कांग्रेस जन आत्मविवेचन करेंगे, क्या अपनी समीक्षा करेंगे? लेकिन उससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का। देखना यह होगा कि कांग्रेस इस चिंतन शिविर में किस सवाल का सामना किस तरह करती है। क्या नया अध्यक्ष चुनने के लिए कोई रोड मैप इस चिंतन शिविर में दिखता है? झीलों के नगरी उदयपुर में यह चिंतन शिविर, जिसका नाम है नव संकल्प चिंतन शिविर, ये नए संकल्प जिनमें लिए जाने हैं, वो चिंतन शिविर शुरू हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि देश का सबसे पुराना दल अपनी जो नटबोल्ट हैं उनको कसने की कोशिश कर रहा है और इस क्रम में वो अपनी कमजोरियों को भी तलाशेगा और भावी चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए इस पर विचार भी होगा, चिंतन भी होगा। लेकिन बार बार हमने ये सवाल उठाया है मंथन में कि चिंतन या चिंता। चिंतन होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से चिंता बहुत जरूरी है। जब पार्टी के लोग पार्टी की चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे, तब पार्टी का उत्थान होगा। इसमें 1% भी कहीं संदेह नहीं है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां ये हैं कि 2 माह पहले ही हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। पार्टी औंधे मुगरी। ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में पार्टी वापसी करेगी, पंजाब में पार्टी वापसी करेगी, लेकिन दोनों के दोनों राज्यों में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में कांग्रेस इस चिंतन शिविर में क्या मंथन करती है, क्या चीजें निकालती है, बड़ा सवाल होगा। चिंतन शिविरों के इतिहास पर एक नजर डालना भी बेहद जरूरी है। कांग्रेस में चिंतन शिविर मुख्य रूप से सोनिया गांधी की पार्टी अध्यक्ष के रूप में सत्ता संभालने के बाद, पार्टी अध्यक्ष के रूप में जब वो आई और उन्होंने पार्टी की सत्ता संभाली, उसके बाद 14 मार्च 1998 में पहली बार कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने पहला चिंतन शिविर सोनिया गांधी ने पंचमढ़ी में किया था, सितंबर माह में 1998 में। उससे पहले ऐसा नहीं है माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य दल इस तरह के चिंतन शिविर करते रहते, लेकिन हम बात सोनिया गांधी की कर रहे हैं कि सबसे पहले 1998 में उन्होंने पहला चिंतन शिविर पंचमढ़ी में किया था। बड़ा चर्चित ये चिंतन शिविर रहा पंचमढ़ी का। इस समय तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी और वो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, जबकि कांग्रेस का दूसरा चिंतन शिविर इस आम चुनाव से ठीक पहले और 5 साल बाद 2003 में शिमला में आयोजित हुआ था, जबकि तीसरा चिंतन शिविर 2013 में जयपुर में आयोजित हुआ था और अब 9 साल बाद राजस्थान के उदयपुर में यह शिविर आयोजित हो रहा है। बड़े सवाल हैं, कई बातें हैं। अब क्या इस शिविर में, नव संकल्प शिविर में, नव संकल्प चिंतन शिविर में क्या अमृत निकलेगा? लेकिन इस अमृत के साथ साथ कांग्रेसियों को विषपान भी करना होगा, विषपान स्वीकार करना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव। और जब राज्यों के चुनाव में पार्टी को फतेह मिलेगी, तभी आप ये मानिएगा कि 2024 में कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में
खड़ी हो पाएगी। क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस पार्टी खड़ी कैसे हो पाती है। अभी बहुत सारे कांग्रेसियों को, तमाम युवा कांग्रेसियों को, कांग्रेस का भला चाहने वाले तमाम लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी थी कि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, उससे कुछ पार्टी का भला होगा, ऐसा जो नई पीढ़ी उसका मानना था। लेकिन प्रशांत किशोर की शर्तें कठिन थी कुछ, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ लिए। अब वो अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने, कम से कम कांग्रेस के अंदर एक बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस में टैलेंट की कमी नहीं है। उसके अंदर ही एक से एक बड़े चुनावी रणनीतिकार आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। वो उनको उभरने नहीं दिया जाता, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा करने वाले लोग, जो टैलेंटेड और काबिल लोगों को उभरने नहीं देते। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवालों के साथ ये चिंतन शिविर शुरू हो गया। आज पहला दिन था। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, उन्हें सुनिए। एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलें। एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों। कुल मिलाकर सोनिया गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई निजी आकांक्षाओं को किनारे रख दीजिए और पार्टी सर्वोपरि है। एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने आज ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेशन में ये सोनिया गांधी ने दिया कि यहां खुलकर बोलिए, आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए, चिंता करिए, फिक्र कीजिए, खुलकर बोलिए, मतभेद जो भी हैं यहां उन पर डिस्कस करिए। लेकिन जब बाहर जाए यहां की आवाज, तो वो एकजुटता की आवाज जाए। एक आवाज जानी चाहिए कांग्रेस की, और वो मजबूती की आवाज है, संगठन की मजबूती की आवाज है, कांग्रेस की मजबूती की आवाज है। ये आवाज जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों सोनिया गांधी ने नाराजगी भी जताई थी और कई नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अंदर जो बातें होती हैं वो अंदर रहनी चाहिए। ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए मीडिया में कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा खींचतान उठापटक है, क्योंकि इससे भी पार्टी को क्षति पहुंचती है। और जो भी लोकतांत्रिक दल हैं उनमें इस तरह की चीजें होती हैं। नई बात क्या है कांग्रेस में? सोनिया गांधी ने संदेश देने की कोशिश की, और आज 9 साल के बाद जब ये चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा 3 दिवसीय, तो उसमें सोनिया गांधी ने ये बात कही कि यहां से एक आवाज जानी चाहिए, इस चिंतन शिविर से एक संदेश जाना चाहिए, अलग अलग वॉइस नहीं जानी चाहिए। ये कड़ा संदेश है। उनकी भाषा विनम्र है, लेकिन संदेश निश्चित तौर पर कड़ा है। पहले दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस ने की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रभारी राजस्थान के महासचिव अजय माकन ने एक व्यक्ति एक टिकट की बात भी की और पार्टी के अंदर जिन नेताओं के परिवार काम कर रहे हैं उनके लिए एक पैसेज भी छोड़ा गया है पार्टी में, उसे सुनिए। Committee, what is being discussed is a proposal, and it is almost a complete unanimity amongst the panel members. We'll take it and we'll discuss it within the full committee, that it should be one family, one ticket only. And if another member of the family wants to contest the election, then that member of the family should have worked in the organization for at least 5 years. It should not be that suddenly a senior leader wants his family, some member from his family to contest, and suddenly he gets a ticket without any work in the party. So in order to ensure that the party leaders, they do not give ticket to their kins or to their relatives without any work in the party, at least 5 years of work, prior work, would be required for any person who wants to contest in the party. So this is the genesis behind this formula. And the second thing which you asked, any person who is holding a post continuously for 5 years should have to step down, and there should be a cooling period of at least 3 years for that person to come back on the same post. So more than 5 years a person should not be on the same post. अजय माकन ने कहा कि भाई एक व्यक्ति एक टिकट के सिद्धांत पर बात हुई है और ये सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति भी है, लेकिन जब इस सवाल किया गया कि भाई इसमें तो पूरा गांधी परिवार ही आ जाएगा, तो क्या गांधी परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो लोग डेडिकेटेड तरीके से 5 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं तो उनको मौका दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार में चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनके लिए एक रास्ता खुला रखा गया, ये कहा गया कि इनके लिए। लेकिन अजय माकन सहमत नहीं, वो कह रहे हैं भाई इसका फायदा केवल गांधी परिवार को नहीं, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के जो परिवार के लोग काम कर रहे हैं, और उसमें बुराई भी क्या है। ये कांग्रेस की अपनी दलील है। हालांकि परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक परिवारवाद के मुद्दे पर ही कांग्रेस को घेरता रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान को आज आमंत्रित किया है। देश के जाने माने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करने वाले, देखने वाले यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। यूसुफ साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। ये हम लोग जब हम लोग शुरुआत में पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, उस दौर में भी हम देख रहे थे कि यूसुफ भाई किस तरीके से चीज़ों को कवर करते थे और राजनीति को बहुत अच्छी तरह यूसुफ भाई समझते हैं। यूसुफ अंसारी साहब, कुल मिलाकर आज जो उदयपुर चिंतन शिविर में सोनिया गांधी के संदेश को आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? ये सोनिया गांधी ने जो सबसे अहम बात कही है वो कही है कि पार्टी में एकजुटता रहनी चाहिए और एक चिंतन शिविर में मुद्दों पर चाहे आपस में कितने भी मतभेद हों, बाहर एक ही आवाज जानी चाहिए जो एकजुटता की आवाज है। और मुझे लगता है कि पार्टी हित में ये एक सही बात उन्होंने कही है कि पार्टी में जो भी अंदरूनी मतभेद हैं, जो भी आपसी खींचतान है, वो पार्टी फोरम पे डिस्कस हो जाए, पार्टी फोरम पे निपट जाए, बाहर वो चीजें ना जाए। तो ये हर पार्टी मेरे पब्लिक के बीच में उसकी इमेज अच्छी बने। और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अगर सोनिया गांधी अपने नेताओं को ये हिदायत देती हैं तो मैं इसे एक अच्छा संकेत मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2013 में जो आखिरी चिंतन शिविर हुआ था जयपुर में, उसमें तो कोई खास मतलब मैं जिस तरह से देखता हूँ, क्योंकि पचमढ़ी चिंतन शिविर भी हमने कवर किया था, उसके बाद शिमला चिंतन शिविर भी कवर किया, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जयपुर चिंतन शिविर एक फॉर्मेलिटी थी। उसमें मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई थी। मसलन जिस तरह से होना चाहिए था कि 2014 में कांग्रेस को कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, तीसरी बार सत्ता में कांग्रेस कैसे आए, उसकी क्या रणनीति हो सकती है। इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित बीजेपी की तरफ से हो चुके थे, तो वहां सिर्फ एक चीज पे फोकस किया गया था कि राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये कोई खास उपलब्धि नहीं थी और उसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ था। उदयपुर चिंतन शिविर में भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती
है वो यही है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करे। और पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में ये बात कह चुके हैं कि राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी पिछले 3 साल से राजी नहीं हो रहे हैं। तो 3 साल से कांग्रेस की सुई अगर एक ही जगह पर अटकी हुई है तो वहां से कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी चिंता कांग्रेस के सामने है। और दूसरी चिंता यह है कि लगातार हार की वजह से जो पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा आ रही है, हताशा आ रही है, वो हताशा को कैसे दूर किया जाए। वो हताशा दूर होगी चुनाव जीतने से। तो सबसे पहले 2024 से पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, इनके अलावा कांग्रेस बीजेपी को कहीं मजबूत टक्कर नहीं दे पाई है। तो कैसे कांग्रेस इस लगातार हार के सिलसिले को तोड़े, इसको लेकर के कांग्रेस में एक गहन चिंतन जरूरी है। और इसीलिए लोग बैठे हैं और चिंतन शिविर भी करीब करीब 2 साल से इसकी मांग हो रही थी। 2019 में जब कांग्रेस के 2020 में भी जब दिसंबर के महीने में CWC की बैठक बुलाई गई थी और उसमें चिंतन शिविर की मांग हुई थी, उसके बाद ये अब बुलाया गया है। कोरोना के चलते चिंतन शिविर नहीं हो पाया, एक बहाना है, क्योंकि कोरोना के चलते तो बहुत सारी पार्टियों के चुनाव, राज्यों में चुनाव भी हुए हैं और दूसरी पार्टियों के तमाम सम्मेलन भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने चिंतन शिविर नहीं बुलाया। इसको लेकर के ये समझा जा सकता है कि इसको लेकर के कहीं पार्टी में कोई हिच था, कोई हिचक थी, कोई हेजिटेशन था। बहरहाल अब जब ये 400 से ज्यादा नेता कांग्रेस के भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए जुड़ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस चिंतन शिविर के बाद एक नया संकल्प लेके निकलेगी, तो उसके तेवर कुछ नए होंगे। सोनिया गांधी ने आज बहुत साफ तौर पे ये बात कही है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब वो ये कहती है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उनका ये तमाम मतलब होता है कि भाई 2004 में या 2009 में या उससे पहले 1991 में जिन लोगों को पार्टी की वजह से जो लोग जीत कर आए, सांसद बने, राज्यों में विधायक बने और उसके बाद मंत्री बने, तो उसका उन्हें फायदा हुआ। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी को अपने इस पार्टी ने जो उन्हें सम्मान दिया, जो मान दिया और जो ओहदा दिया, जो पावर थी, उसका वो कैसे गिव बैक करते हैं। तो ये सोनिया गांधी ने कहा है, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस थी, चाहे वो 2004 में जीती हो या 2009 में जीती हो, उसमें गांधी परिवार का एक बड़ा योगदान था। जिस तरह से आज बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत रही है, उसी तरह उस जमाने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पे या गांधी नेहरू परिवार के नाम पे कांग्रेस को वोट लगातार मिलते रहे थे। और बाकी सभी लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भी राजनीतिक रूप से सशक्त हुए और उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी हासिल की। सत्ता का जो कहते हैं पावर एंजॉय करना, वो एंजॉय किया। तो अब सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि पावर आपने एंजॉय की, कांग्रेस में हमारे नाम पे जो वोट मिला, हमारे नाम पे जो जनादेश मिला, चाहे वो राज्यों में मिला हो, चाहे वो सेंटर में, पार्टी को मजबूत कीजिए। क्योंकि आज पार्टी को कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, उनकी तो ये संदेश बहुत बिल्कुल साफ है कि पार्टी सबकी है, तो सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। और मुझे लगता है कि एक अध्यक्ष या भाषण के हिसाब से, एक दिशा दिखाने के हिसाब से, ये सोनिया गांधी का भाषण बहुत महत्वपूर्ण रहा है आज का। जी यूसुफ साहब, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और ये हमारा सौभाग्य है कि पंचमढ़ी से उदयपुर तक बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा। कांग्रेस की बीट वर्षों तक आप कवर करते रहे, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं आप, और राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा भी है। चुनाव का स्वाद भी आपने चखा है, चुनाव को भी देखा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो भी आपने देखा है। आपने कहा कि भाई, उन्होंने कहा एक गैरत, क्या इतने गैरतमंद पॉलिटिशियन बचे हैं वो कहें कि भाई आपने कांग्रेस से बहुत फायदा लिया है, चिदम्बरम साहब ईडी के फेर में आ गए, फला जी इसके चक्कर में आ गए, इतने पैसे कमा डाले इन लोगों ने। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, क्या आपको ये लग रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर है वो विधानसभा चुनाव और 2024 को लेकर क्या यहाँ से कोई नई धारा निकलने जा रही कांग्रेस में? और दूसरा सवाल मेरा कि क्या बिना गांधी के कांग्रेस का सर्वाइवल नहीं है यूसुफ साहब? देखिए, नई धारा निकालने की कोशिश हो रही है, इसीलिए चिंतन शिविर हो रहा है। तो अभी जबकि चिंतन शिविर आज शुरू हुआ है, सोनिया गांधी के अध्यक्ष भाषण के बाद अलग अलग जो कमेटियां बनी है, 6 कमेटियां बनी है, वो अपने अपने जो उन्होंने प्रस्ताव बनाए थे उन पर
चिंतन कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को बाद में सौंपी जाएगी। तो अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या रास्ता निकलेगा और यह रास्ता बिल्कुल नहीं निकलेगा, ऐसी निराशा भी नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है और ये उम्मीद कांग्रेस को है कि चिंतन शिविर से जीत का रास्ता निकलेगा, तो इसीलिए कांग्रेस बैठे हैं। तो पहले से पहले ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जीत का रास्ता, ठीक बात है, कांग्रेस बिल्कुल ही कुछ करने लायक नहीं बची है, ऐसी बात तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और उन चुनौतियों से पार पाना बिल्कुल आसान नहीं है। यानी कि आपने खुद अपने विश्लेषण में ये बात कही थी कि साहब इस मंथन से जब मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, तो कांग्रेस को विष पीने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और अमृत चखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि मैं माफ कीजिएगा थोड़ा सा जहन से उतर गया। गैरत क्या इतने गैरतमंद नेता हैं जो कहें कि भाई मैंने खुद इतना उपभोग किया, अब मुझे पार्टी को देना चाहिए? गैरत बची है क्या? जहां तक गैरत की बात है तो मैं बता दूं, भारतीय राजनीति में गैरतमंद लोग बहुत कम बचे हैं और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बाकी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन जहां तक जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो उस पार्टी के लिए सब कुछ पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा होना चाहिए। और ये बात सही है कि ऐसे लोग कांग्रेस में बहुत कम बचे हैं। मसलन इस तरह के लोग ज्यादा हैं कि भाई वो बुझी को टिकट मिले और टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी, तो ऐसे लोगों की भरमार कांग्रेस में है। और ऐसे लोग जो जीवन भर बगैर किसी लालच के, बगैर अपने परिवार में किसी को आगे बढ़ाए पार्टी में रहे, कि अहमद पटेल के अलावा कोई दूसरा नाम मुझे नहीं दिखता है, या गुलाम नबी आजाद को आप कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बाद अपने बेटा बेटी को किसी को आगे नहीं बढ़ाया। तो उस तरह के लोग तो पार्टी में है लेकिन कम है। लेकिन चूंकि पूरी पार्टी का एक परसेप्शन खराब हो चुका है समाज में और 8 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, और जिस मुस्तैदी से बीजेपी चुनाव लड़ती है, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उतनी मजबूती से और उतनी शिद्दत के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाती है। तो ये कांग्रेस के सामने चैलेंज है, क्योंकि और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में जो ज्यादातर नेता हैं वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन है, यानी उनका पेशा कुछ और है। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सेंटर की अगर हम बात करें तो उनका जो जोर रहता है वो अपने वकालत के पेशे पर ज्यादा रहता है। पॉलिटिक्स में, कांग्रेस संगठन में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के उनका ज्यादा जोर नहीं रहता है। तो चूंकि अभी तक पार्टी का जो एक पार्टी की निर्भरता गांधी नेहरू परिवार पर सबसे ज्यादा थी कि इसी परिवार के नाम पे वोट मिलते थे, अब चूंकि इस परिवार को बीजेपी और संघ परिवार ने बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है, तो उस बदनामी की वजह से इस परिवार का चार्म पब्लिक के बीच बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं। निश्चित तौर पर बहुत शानदार विश्लेषण यूसुफ साहब ने, आपने बहुत शानदार विश्लेषण किया और आपसे ऐसे ही विश्लेषण की हमारे दर्शक भी उम्मीद करते थे। बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बहुत आभार, बहुत नमस्कार। तो देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस में गैरतमंद लोग बहुत कम बचे हैं, यानी बेगैरत ज़्यादा हैं। एक बात और इंगित की कि यहाँ फुल टाइमर कम हैं, कांग्रेस के सहारे अपने धंधे चलाते हैं, चाहे वो वकालत का पेशा हो या अन्य पेशे हों। इन चुनौतियों से कांग्रेस को निपटना होगा और इन चुनौतियों से निपट कर ही वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी। मंथन में अब वक्त हो चला है, हमारे अंतिम सोपान चलते चलते में आज एक ऐसी हिंदुस्तानियत की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपको खुद के हिंदुस्तानी होने पर फक्र होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, जाने माने, उन्हें कौन नहीं जानता, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन, जाने माने तबला वादक, उन्होंने कंधा दिया पंडित शिव कुमार शर्मा को। यही नहीं, एक तस्वीर और भी सामने आई, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है कि जिस वक्त उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उस वक्त उस्ताद जाकिर हुसैन निढाल से उनकी चिता के लपटों के पास खड़े हैं और ये पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये कुछ इस तरह की चीज़ें इसी देश में हो सकती हैं जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल। किफायती